हेलो दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे चंद्रभान राही जी द्वारा लिखी एक बहुत ही मार्मिक, दिल को छू जाने वाली कहानी लंगड़ा। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। बाबूजी नमस्ते। मेरी टेबल के सामने लंगड़ा आकर बोला। यह लंगड़ा महीने की 10 तारीख को मेरे कार्यालय में आ जाता है। मैं जहां भी रहता हूं वहां आकर वह नमस्कार करता है। मुझसे वह 10 रुपये का नोट ले जाता है। आज महीने की 10 तारीख थी। वह लाठी के सहारे टेकते टेकते हुए कार्यालय में दाखिल हुआ था। मैं साहब के काम से बाहर गया था, सो वह मेरे आने तक का इंतजार करता रहा। मैं जैसे ही कुर्सी पर बैठा वैसे ही उसने पास आकर नमस्कार किया। मेरा काम पूरा नहीं था, इसलिए मन अच्छा न था। उसका नमस्कार करना था कि मैं झल्लाकर बोला, क्या है यार, हम तो भूल जाते हैं, लेकिन तुम कभी भी 10 तारीख को नहीं भूलते। मैंने तुम्हारा कोई। अभी मैं उसको कुछ और कहता कि वह बोल पड़ा, साहब आज आपका मूड ठीक नहीं है, मैं फिर आ जाऊंगा। लंगड़ा लाठी के सहारे आगे बढ़ने लगा। उसका मूड न था कि वह मेरे दिल को ठेस लगाए। मेरे दिल ने मुझे हिला के रख दिया। उसके मायूस चेहरे ने मेरे मन को झकझोर दिया। सुनो, वह रुका। ये लो, 10 रुपये के नोट की जगह मैं 50 का नोट देते हुए बोला, ऐसा करो, तुम ये 5 महीने का एडवांस पैसा ले लो। 50 रुपये के नोट को हाथ में रखे वो लंगड़ा उदास मन से बोला, बाबूजी, मेरे लिए पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि मैं महीने में एक बार आपके दर्शन कर लेता हूँ, जिससे मुझ गरीब को भी अपने होने का आभास होता है। मैं ये नहीं जानता कि आप मुझे कितना याद करते हैं, लेकिन मैं महीने की 10 तारीख का बेसब्री से इंतजार करता हूँ कि अब आपके पास जाऊंगा। सच बताऊं तो तब और अच्छा लगता है जब मैं आऊं और आप न मिलो। तब आपका इंतजार करता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं अपने किसी का, जो मेरे करीब है, का इंतजार कर रहा हूं। मैं उसकी बातों से प्रभावित हुआ। बाकी के 40 रुपये ले लिए। वह लाठी टेकते हुए चला गया, लेकिन मेरे सामने कई विचार छोड़ गया। मैं ये नहीं समझ पाया कि वह लंगड़ा 10 तारीख को मुझसे पैसे लेने आता है या कि मुझसे मिलने आता है। अभी मैं कुछ निर्णय न कर पाया कि तभी चपरासी ने आकर कहा, बाबूजी, आपका फोन आया है। मेरे बगल के कमरे में अशोक वर्मा बैठा करते हैं। मेरे फोन अक्सर इन्हीं के फोन पर आते हैं। पहले वर्मा जी फोन करने वाले व्यक्ति को तौलते हैं, उसके बाद वे निर्णय लेते हैं कि वो मुझे बुलाए अथवा न बुलाए। हेलो हेलो, अच्छा, कहाँ, कैसे? ठीक है, मैं आता हूँ। मैंने फोन रख दिया। क्या हुआ? अशोक ने पूछा। कुछ नहीं, श्रीमती जी की तबीयत खराब हो गई है। अस्पताल में मेरे पड़ोसी ने श्रीमती जी को भर्ती कराया है। डॉक्टर अभी परीक्षण कर रहे थे। मैंने अपने पड़ोसी प्रदीप से पूछा तो उन्होंने बताया, भाभी जी बाल्टी उठाकर ला रही थी, सो पैर फिसल जाने से वे सीढ़ियों से नीचे आ गिरी। अभी हम बात कर ही रहे थे कि एक नर्स पास आकर बोली, इनके मिस्टर आ गए क्या? प्रदीप ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, ये हैं इनके मिस्टर, शेखर जी। देखिए, मैडम के पेट में बच्चा था जो चोट लगने के कारण डिस्टर्ब हो गया है। जहर तीव्रता से फैल रहा है, खून भी ज्यादा बह गया है। तुरंत खून की व्यवस्था करें। ये पर्चा लें। पर्चा मेरे हाथ में थमाते हुए वह उल्टे पैर वापस चली गई। मुझे मेरी पत्नी के जीवन मरण की स्थिति नजर आने लगी। मैं कमजोर स्वभाव का व्यक्ति होने के कारण जल्दी ही भावुक हो गया। मुझे एहसास होने लगा था कि मानो हमारा साथ यहीं तक था। खैर, मैं अस्पताल से बाहर तीव्र गति से निकला। मैं अभी गेट से बाहर स्कूटर निकाल ही रहा था कि लंगड़ा लाठी टेकते हुए आता हुआ दिखा। उसने मुझे हाथ उठाकर नमस्कार किया, लेकिन मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया।
मेरे पीछे पीछे प्रदीप बाहर निकला। उस लंगड़े को मैंने प्रदीप के पास जाते हुए देखा था। मुझे ब्लड बैंक में खून मिल गया था, जिसे लेकर मैं अस्पताल में आया। मुझे आते आते रात हो गई थी। मैंने देखा वो लंगड़ा सड़क पर ही बैठा था। मुझे मेरे पीछे पीछे आते हुए दिखाई दिया। मैं तेज कदमों से चलता हुआ पहले माले तक आ गया। वहीं कमरा नंबर 18 में प्रदीप बैठा हुआ दिखा। पत्नी को खून चढ़ रहा था। मैंने खून को वहां खड़ी नर्स को दे दिया। वो उसको लेकर चली गई। मेरी पत्नी मौत से लड़ रही थी। ऑक्सीजन लगा हुआ था, खून चढ़ रहा था। नर्स ने हम दोनों को कमरे से बाहर निकाल दिया था। साथ ही मैं भी देख नहीं पा रहा था। मैंने कभी भी इस तरह का दृश्य नहीं देखा था। मेरा मन बार बार रोने को कर रहा था, लेकिन मेरे आंसू थे जो पलकों के बाहर नहीं आ रहे थे। हम दोनों कमरे के बाहर खड़े थे कि तभी लंगड़ा लाठी टेकते हुए पास आता हुआ दिखाई दिया। पास आकर वह बोला, साहब नमस्कार। बाबूजी क्या हो गया है? मेरे साथ खड़े प्रदीप ने उसको सारी स्थिति बताई। बाबूजी, मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ क्या? मैंने उसे नजर उठाकर देखा। बाबूजी, वैसे तो आप सक्षम हैं। यदि कोई काम हो तो अवश्य बोलिएगा। मैं आज यहीं रात भर रहूंगा। अरे नहीं नहीं, मैं हूं ना। तुम अनावश्यक ही क्यों परेशान होते हो? बाबूजी, मैं लंगड़ा हूं और बूढ़ा हूं। मैं कोई काम नहीं कर सकता, इसलिए भीख मांगता हूं। मेरे सीने में मानव का दिल है, फिर आपको तो मैं अपना। इसके आगे वह कुछ न बोल पाया। दीवार के सहारे फर्श पर बैठ गया। लाठी को पास ही लिटा दिया। प्रदीप भी 11 बजे रात को अस्पताल से घर आ गया। मैंने ही कहा था कि रात हो गई है, घर पर भाभी जी आपका इंतजार कर रही होंगी। मैं हूं ना, यदि कोई बात होगी तो फोन कर दूंगा। पत्नी को ऑक्सीजन लगा हुआ था, खून की बोतल चढ़ रही थी। मैं कमरे में बैठा बैठा सोच रहा था कि कल अपने कुछ मित्रों को फोन कर कुछ आर्थिक मदद के लिए कहूंगा। अभी मैं इन्हीं विचारों में खोया था कि लंगड़ा अपनी लाठी को टेकते हुए कमरे में आया। बाबूजी, मैंने आवाज की तरफ पलट कर देखा। लंगड़ा था। बाबूजी, मैं आपके लिए खाना लाया हूं। मैं शाम से देख रहा हूं, आपने चाय तक नहीं पी है। ये खाना मैं होटल से खरीद कर लाया हूं। मेरे बोलने से पहले ही उसने कहा कि खाना खरीद कर लाया हूं। वह खाना रखकर कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर के बाद वह गिलास में पानी लाता हुआ दिखा। साहब, आपने अभी तक खाना निकाला नहीं? जल्दी नहीं खाएंगे तो खाना ठंडा हो जाएगा। ठंडा खाना अच्छा नहीं लगता। मैं क्या कहूँ, कुछ समझ में ना आ रहा था। मेरे हाथ अनायास खाना खोलकर खाने लगे थे। मैंने खाने में से थोड़ा सा निकालकर उसको भी दिया। वह खाना खाते खाते रोने लगा। मैंने रोने का कारण पूछा तो उसने कहा, बाबूजी, मैं बहुत दिनों के बाद किसी अपने के साथ बैठकर खाना खा रहा हूँ। खाना खत्म करने के बाद मैंने उससे पूछा, अच्छा ये तो बताओ कि ये तुम्हारा पैर कैसे खराब हुआ? तुम्हारे बच्चे आदि? बाबूजी, एक समय था कि मैं भी अपने पैरों पर दौड़ भाग कर चलता था। मैं फौज में फौजी था। अपनी नौकरी पूरी करके सेवानिवृत्त हुआ, लेकिन पूरी जिंदगी पहाड़ों और जंगलों में रहने के बाद शहरों में रहने का मन नहीं किया। इसलिए मैं अपनी पत्नी और बेटे के साथ कश्मीर के पुश्तैनी मकान में रहने लगा। एक दिन पड़ोसी मुल्कों की तोपों से एक गोला आया और हमारे इलाके के कई मकानों को बर्बाद करते चला गया। उस हादसे में मेरी बीबी और मेरा बेटा नहीं रहा। मेरी जब आंख खुली तो मैंने स्वयं को ट्रक पर लाशों के ढेर में पाया। मेरे ऊपर 2 लाशें थी। बड़ी मुश्किल से उन लाशों को हटाने के बाद ट्रक का ढांचा पकड़कर चिल्लाया। मेरी आवाज़ सुनकर ट्रक का ड्राइवर आया, मुझे खींचकर अलग किया। वहीं खड़ी एक गाड़ी मुझे अस्पताल लेकर आई। जब मुझे होश आया तो देखा कि मेरा एक पैर काट दिया गया।
मेरा परिवार तो खत्म हुआ ही, साथ ही मकान भी रेत की तरह बिखर गया। तब मैंने लाठी पकड़ी, सारे देश में घूमने लगा। मैंने घूम घूम कर हमेशा लोगों की मदद करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने मुझे लंगड़ा, असहाय समझकर मेरे हाथ पर रुपए पैसे रखने शुरू कर दिए। तब से मैं भिखारियों की टोली में शामिल हो गया। लेकिन मैं भीख नहीं मांगता। मुझे कुछ ही लोग पसंद हैं जिनके पास मैं इसलिए जाता हूँ कि मेरे खाने पीने का इंतजाम हो जाए। आप जानकर हैरान होंगे कि मैं 10 तारीख को आपके पास, 15 तारीख को दिल्ली, 20 तारीख को चंडीगढ़ होता हूँ, 1 तारीख को कश्मीर पेंशन लेने जाता हूँ। अपने बिखरे घर को देखकर 10 तारीख को सिर्फ आपसे मिलने के लिए मैं कश्मीर से भोपाल आता हूँ। मुझे आपका व्यवहार बहुत अच्छा लगा। आप में मुझे मेरे बेटे की परछाई दिखाई देती है। उसने एक गहरी सांस ली। बस यही मेरी कहानी है। हम असहाय लोगों को वैसे भी बहुत कम लोग पास बिठाते हैं। वह खामोश हो गया। हवाओं में ठंडक आ गई थी, शायद सुबह होने वाली थी। मैंने उससे कहा, तुम सो जाओ, मैं जागता हूँ। नहीं बाबूजी, आप सो जाओ, मैं जागता हूँ। मुझे तो वैसे भी जागने की आदत है, क्योंकि हमारा तो भरोसा ही नहीं रहता कि हमारी रात कहाँ गुजरेगी और सुबह कहाँ होगा। शायद वह ठीक कह रहा था। मुझे वैसे भी नींद आ रही थी। मैं पास ही चादर बिछाकर सो गया। सुबह पत्नी को होश आ गया। वह अब अच्छी दिख रही थी। बिस्तर से उठने के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया था। मैं अभी श्रीमती को सांत्वना दे ही रहा था कि वह लंगड़ा हाथ में चाय लेकर आ गया। बाबूजी, चाय। उसको देखकर मैं दंग रह गया। आज उसने चिथड़े उतार कर अच्छे कपड़े पहन रखे थे। दाढ़ी बनी थी, बाल करीने से संवरे थे। धीरे से उसने श्रीमती जी को भी हाथ जोड़कर नमस्कार किया। श्रीमती ने मुस्कुराकर जवाब दिया। वह चाय देने के बाद पास ही बेंच पर बैठ गया। श्रीमती ने मुझसे इशारे में पूछा, ये कौन है? मैंने हाथ से इशारा करके बाद में बताने को कहा। श्रीमती 15 दिन तक अस्पताल में रही। पैसे अधिक खर्च हुए। अपने मित्रों से उधार लेकर अस्पताल का बिल चुकता किया। लंगड़ा अस्पताल में 4 दिन तक लगातार आता रहा। उसके बाद नहीं आया। मुझे लगा कि वह अपने किसी परिचित से मिलने चला गया होगा। पत्नी की तबीयत पूर्ण रूप से ठीक हो गई थी, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। आज महीने की 10 तारीख थी। मैं कार्यालय छोड़कर कहीं न गया। न जाने क्यों मुझे आज उस लंगड़े का बेसब्री से इंतजार था। मैंने उसका नाम नहीं पूछा था, शायद इसलिए उसने अपना नाम भी नहीं बताया था। तभी डाकिया एक पार्सल लेकर आया। वह पार्सल देकर चला गया। पार्सल कश्मीर से आया था। बहुत देर तक मैं यह सोचता रहा कि आखिर कश्मीर से मुझे कोई पार्सल क्यों भेजेगा, जबकि मेरा वहां कोई नहीं है। मैंने पार्सल खोला तो देखकर दंग रह गया। पार्सल में 2 सोने की चूड़ियां और मेरे नाम का 1 लाख रुपए का भारतीय स्टेट बैंक का फिक्स डिपॉजिट प्रमाण पत्र था। एक पत्र था जिसे खोलकर मैं पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, प्रिय बेटा, क्षमा करना, आज तुम्हें बाबूजी का संबोधन नहीं दे रहा हूं। आशा है सब परिवार कुशल होगे। मेरी तबीयत ज़्यादा खराब है। शायद मैं 10 तारीख को आपके पास ना आ सकूं। मुझे आपके सिवाय और कोई अपना नहीं लगा। सो मेरी थोड़ी सी जमा पूंजी थी जिसे मैं अपना बेटा समझकर भेज रहा हूं। कृपया स्वीकार मत करिएगा। यदि जिंदा रहा तो पुनः मिलूंगा। आपका लंगड़ा। मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। सो मैंने तुरंत कश्मीर जाने का फैसला कर लिया। कश्मीर जाने के बाद मैं उसके बताए हुए गांव में गया। वहां गांव वालों से पूछने पर पता चला कि उसका पिछले महीने ही देहांत हो गया। उसको पास के ही शमशान घाट पर जलाया गया था। सो वहां जाकर उसकी अस्थियों को लेकर हिमालय की गंगोत्री में प्रवाहित करने के बाद मैंने भोपाल वापस आकर उसकी आत्मा शांति के लिए यज्ञ करवाया। 10 तारीख को
लंगड़े का इंतजार रहता है, लेकिन अब रुपए हैं तो लंगड़ा नहीं है। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे चंद्रभान राही जी द्वारा लिखी कहानी लंगड़ा।